75 करोड़ का आसपास ऑलरेडी इन लोग फॉरेस्ट को दे चुका है पैसा। अगर ये मिट्टी यहाँ कम्युनिटी का है तो फॉरेस्ट किस लिए लेगा? लेता भी है तो रीजनिंग होना, अगर लेके भी फिर उनको अथॉरिटी हटा देता है, ऑनरशिप से हटा देता है। इसीलिए वो लेटर में जो डीसी का जो टू हुम इट में कंसर्न जो लिखा हुआ है उसमें ग्राम सभा से कंसर्न लिया बोला है, वो मैंने गाइडलाइन में है। तो उसमें हम सोचा कि ग्राम सभा जो दिया है तो पक्का ये तो यूनियन है, क्योंकि अगर ग्राम सभा ही अगर गांव वाला ही बोल देता है हमारा ये मिट्टी हम लोग का नहीं है, फॉरेस्ट का है, हमें बेदखल कीजिए बोलने से तो ये तो सुसाइडल है। उसका बाद है कि वो लोग नहीं आया, पब्लिक भी शायद दुख हुआ होगा। मीटिंग है, ये एक पावर ग्रिड कंपनी जो है ऑल अरुणाचल में एक MOU साइन किया गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि वो आउटकम था हाइड्रो जिसका। तो वो चलते हुए पूरा उन लोग ने ऑल अरुणाचल को पूरा जगह में वो किया, हर जगह में। जैसे हमारे 12 पाकिस्तान में 2 जगह में वो लोग इंस्टॉल किया है, एक तो सिजुसा एक तो पाकी केसंग में। तो पाकी केसंग में वो ऊपर में आप लोग देख रहा होगा वो टावर है, वो सब स्टेशन है। तो उसको उन लोग ने नोटिफिकेशन निकाल के कंपनसेशन दिया। तो लोग तो सोच रहा था कि कंपनसेशन देगा, और ये जितना हाईवे है इसका भी कंपनसेशन दिया, क्योंकि इसमें यहाँ में कोई फॉरेस्ट का कोई एक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ लोग को मालूम ही नहीं है। तो ये होने का बाद फिर बाद में आया कि ये नहीं होगा। एक बार मीटिंग किया, यहाँ भी मीटिंग हुआ था, मुझे भी बुलाया था। मैंने फिर एक को बताया था, जितना भी DC था, हमारा लोकल MLA था और पावर ग्रिड का लोग भी था, सीनियर ऑफिसर। तो उन लोग को मैं बताया एक का अंदर में आपको ये प्रोविज़न है, आपको जैसे भी हम लोग का लैंड को एक्वायर करना है एंड कॉम्पेंसेशन नहीं भी दो तो ओनरशिप आपको वो करना है, रिकॉग्नाइज करना ही होगा। तो उस समय उन लोग ने प्रॉमिस किया था हाँ करेगा, ये तो बात सही है, क्योंकि मैंने सारा एक्ट को रिफ्लेक्ट कर दिया था। जो राइट टू फेयर कंपेंसेशन था, फॉरेस्ट राइट जो एक्ट जो 2006 है, और एक तो जूम कल्टीवेशन एक्ट है, एंड कहीं कहीं जो इम्प्लीमेंट हुआ कोर्ट ऑर्डर, सारा को हमने उनको ब्रीफ कर दिया था। तो सब ने वो तो सोचा कि ये बात सही है। तो बाद में जाके उन लोग 1-2 जगह में इवन सर्वे भी किया, जहाँ तक पाको ये पसा ये कहाँ किया, मैं भी गया था। तो वहाँ में भी मैंने देखा कि वो लोग एक्टिवली कर रहा था। लेकिन रिसेंटली एक व्हाट्सएप में मैंने एक देखा मैसेज जो किसी ने अपलोड किया था, उसमें था कि पावर जो कमिश्नर है अरुणाचल का मिस्टर अंकर गर्ग, उन्होंने एक नोटिस निकाला है, कैबिनेट का डिसीजन बेकिंग है बोल के। उन्होंने ये लिखा है कि ये नोटिफिकेशन ये निकाला कि ये जो जितना भी रिजर्व फॉरेस्ट में है उनको हक नहीं है, और वहाँ में जो भी बैठ रहा है उनको ये फॉरेस्ट जो ट्रांसमिशन जहाँ भी हो कंपेंसेशन नहीं, नॉट ओनली कंपेंसेशन ऑनरशिप से भी बेदखल करता है। तो ये जो मुझे भी इफेक्ट हुआ, क्योंकि मैं भी इसी में रहता हूँ। और मुझे ये मैं जब MLA था 2004 और 9 में, तो ये एक्ट आया था फॉरेस्ट राइट कंजर्वेशन एक्ट, शेड्यूल ट्राइब ड्वेलिंग हाउस वाला एक्ट 2006 में। तो उसका मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, क्योंकि जो भी एक पार्लियामेंट में पास होता है वहाँ में क्लियरली लिखता है कि कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है। तो उसमें लिखा हुआ था थ्रू आउट द इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो अरुणाचल भी पार्ट ऑफ द मैंने एप्लीकेशन में था। तो उसमें यहाँ में फिर हम लोग को यहाँ गवर्नमेंट क्या करता है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट होता है, तो यहाँ में फिर वो नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है बेकिंग करके सेम नोटिफिकेशन को। तो वहाँ में फिर अपॉइंटमेंट होता है, कमिश्नर या ऑफिसर जो है, हाँ ये होता है। उसका बाद ये होते वक्त मैं खुद भी MLA था, मैं भी 1-2 मीटिंग में मेंबर था। मतलब जैसे कि सिजुसा में एक मीटिंग हुआ यहाँ का लेवल कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल में, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तो दोनों में। तो ये ऑलरेडी ये एक्ट जो है इन्फोर्स में था। इन्फोर्स का मतलब ये कानून लागू है, मतलब तो जब लागू होता है तो वो एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो एप्लीकेबल होता है तो पावर ग्रिड या कोई भी हो तो उसको कंपेंसेशन लैंड एक्वायर करके कंपेंसेशन देना पड़ता है, वो प्राइवेट किसी का भी हो, चाहे किसी, मेरा तो है नहीं इसमें। फिर भी जब ऐसा हुआ तो लेकिन उसको जब ये लोग लास्ट में जो पावर कमिश्नर जो अंकुर गोग IAS ऑफिसर है, उन्होंने लिखा कि ये नहीं होगा, अब इन टाइटल नहीं है। और वो भी कैबिनेट ऑफ अरुणाचल ने डिसीजन दिया, जो कि कैबिनेट ऑफ अरुणाचल हम लोग का वेलफेयर के लिए करना चाहिए था, वो हम लोग का नेगेटिव के लिए, सिर्फ सिजुसा 12 पाकिस्तान के लिए नहीं, ये एप्लीकेबल तो ऑल अरुणाचल, होल ऑफ अरुणाचल। आपका वेस्ट कामेंग में भी इफेक्ट होगा, ये मतलब ये एप्लीकेबल है।
इवन पपुमपारा में भी है। तो ये जो देखा है तो यहाँ जो ये डिस्ट्रिक्ट का ये है कि 80% जो है रिजर्व फॉरेस्ट में आता था, जो कंजर्वेशन 1980 का कंजर्वेशन एक्ट का अंदर में आता है। लेकिन फॉरेस्ट राइट जो एक्ट आने का बाद 2006 का बाद हम लोग उस दर से ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है, क्योंकि वो एक्ट में क्लियरली लिखा है, वो सुपरसीड करता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को। तो सुपरसीड करने का बाद तो हमें कोई फॉरेस्ट से कोई लेना देना है, और लिखा भी हमको फॉरेस्ट क्लियरेंस भी नहीं चाहिए बोल के। लेकिन जब एक सेंट्रल स्कीम आता है जिसका प्रोविजन लैंड एक्वायर करना एंड कम्पेंसेशन देना, उस पर फिर हमारा कैबिनेट जो पार्लियामेंट का एक्ट को ओवर सीटिंग करके वो लोग एक डिसीजन देता है कि यहाँ का लोगों को इनटाइटल नहीं है, अब एलिजिबल नहीं है, कंपेंसेशन नहीं है, और देगा भी तो हम लोग एक ग्रेशिया देगा, स्पेशल एक ग्रेशिया, जिसका एक स्पेशल एक ग्रेशिया मतलब कुछ देगा, मतलब वो तो दया मया का चीज़ होता है, वो रिकॉर्ड में नहीं होता है कोई भी हो। तो ये हमने बहुत सीरियसली सोचा कि अरे मेरा समय में ये ऑलरेडी इन्फोर्स था एक जो है, प्लस वो एक का दायरा यहाँ में 2-3 बार एक्वायर भी हुआ, पैसा भी दिया, तो ये क्यों फिर ये निकला। तो मैंने कागज़ ढूंढना शुरू किया, मैं पावर चीफ इंजीनियर ऑफिस में गया, फाइल नोटिंग मांगा, कैबिनेट डिसीजन मांगा, फिर उसका बाद उससे रिलेटेड और भी डॉक्यूमेंट लेते गया। तो सारा डॉक्यूमेंट बोलता है, इवन दिल्ली का मिनिस्ट्री का डॉक्यूमेंट भी बोलता है, मैंने PCCF को, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को लिखता है कि ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो एप्लीकेबल है, अप्लाई करना है इन एनी एक्विजिशन में। तो इसमें हम लोग का राइट तो है, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है कैबिनेट किस अथॉरिटी से एक पार्लियामेंट एक्ट को बाईपास किया, उसका बाद वो फिर लिखता है हमारा ऑनरशिप नहीं है, तो हम कहाँ का रह गया। ये तो आपने जो ये आपने ऑलरेडी मीडिया ब्रीफिंग भी कई बार किया है, हाँ। हम लोग जानते हैं, तो हम जानना चाहेंगे आज के दिन में जो मीटिंग हुई स्पेशली, हाँ। कहाँ से लोग आए हैं, कितने लोगों का उन्होंने इनविटेशन दिया था, वो सब थोड़ा डिटेल में बताइए। अच्छा, ये जो है जो उन्होंने ये जो एक्शन लेने के लिए कैबिनेट ने जो अपना स्टैंड लेने के लिए उन्होंने एक कागज़ जरूरी होता है जो गाइडलाइंस में है, वो है कंसेंट, ग्राम सभा का कंसेंट। तो वो ग्राम सभा कंसेंट देना ही पड़ता है, अदरवाइज वो मिनिस्ट्री से भी हो, कहीं से भी हो, वो इवन सर्कुलर में भी गाइडलाइंस में भी वो मतलब डायरेक्टिव है कि आपको जैसे भी ये एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, कंप्लायंस करना है बोल के। तो ये लोग ये करने के लिए, क्योंकि इन लोग ऑलरेडी 75 करोड़ का आसपास 75 करोड़ का आसपास ऑलरेडी इन लोग फॉरेस्ट को दे चुका है पैसा। अगर ये मिट्टी यहाँ कम्युनिटी का है तो फॉरेस्ट किस लिए लेगा, लेता भी है तो रीजनिंग होना, अगर लेके भी फिर उनको अथॉरिटी हटा देता है, ओनरशिप से हटा देता है। इसीलिए वो लेटर में जो DC का जो टू हुम इट में कंसर्न जो लिखा हुआ है उसमें ग्राम सभा से कंसर्न लिया बोला है, वो मैंने गाइडलाइन में है। तो उसमें हम सोचा कि ग्राम सभा जो दिया है तो पक्का ये तो यूनियन है, क्योंकि अगर ग्राम सभा ही अगर गांव वाला ही बोल देता है हमारा ये मिट्टी हम लोग का नहीं है, फॉरेस्ट का है, हमें बेदखल कीजिए बोलने से तो ये तो सुसाइडल है। फिर भी मैंने सोचा ये तो कहाँ तक सही होगा, लेकिन उसमें एनेक्चर होता है कि मान लो कोई भी देता है डिक्लेरेशन, उसका एनेक्चर होता है, तो एनेक्चर नहीं था वो RTI रिप्लाई में। तो मैं सोचा इसमें थोड़ा दाल में कुछ काला है, देन आई स्टार्टेड। तो मैंने सोचा नहीं, इसको मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस पब्लिक को हमने डोमेन में रखने के लिए किया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मैंने वही वादा किया था कि इसको मैं पब्लिक को वहाँ में रख दूंगा, क्योंकि जब मैं एक फॉर्मर MLA, एक सीनियर सिटीजन, किसी चीज़ को जब मालूम हो जाता है जो पब्लिक से रिलेटेड है, पब्लिक के वेलफेयर से रिलेटेड है, उनका आगे रख देना, उनको जानकारी देना मेरा भी फॉरमोस्ट ड्यूटी है बोल के मैंने फिर बात किया, औरों को बात किया। तो सब इन लोगों ने, सब ने हमको बोला नहीं आप ही ये मीटिंग अरेंज करना है, क्योंकि मैं तो अब फॉर्मर MLA हूँ, अभी इलेक्शन का भी आजू बाजू समय आ रहा है, तो लोग सोचेगा मुझे ये पॉलिटिकल करा। तो मैंने बोला नहीं, आप लोग किसी को भी कराओ, इवन स्टूडेंट यूनियन को कराओ, या PDF हम लोग का यहाँ में कम्युनिटी का एक वो है ऑर्गेनाइजेशन है जो हेड करता है, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया। तो उन लोग सब ने बोला नहीं आप ही कराओ, क्योंकि आपके पास थोड़ा नॉलेज है, आप अच्छा से ये कर सकता है, और आप बुलाने से ऐसा पब्लिक शायद कन्विंस होगा बोल के। तब मुझे ये मीटिंग बुलाना पड़ा, और ये मीटिंग 12 एप्लीकेशन का सारा आज का दिन में मेरा केवल गांगुरा और ग्राम मेंबर कोई नहीं आया अभी, तो उन्होंने डिक्लेयर करके बोला MLA नहीं आए, ZPC नहीं आए, ZPM नहीं आए, क्या कहना है? अभी देखिए
अभी यही तो बात है, विषय है कि क्योंकि ये सारा स्कीम जो है फिर कैंपा में चला जाता है। तो कैंपा में भी एक कैंपा में भी एक इशू है। कैंपा सेंट्रल में जाता है फंड जो, लेकिन सेंट्रल से फिर आपको स्टेट से अगर 90% का स्कीम फिर बना के पैसा वापस दे देता है, ओनली 10 को रखता है। तो ये स्कीम जो है जनरली पॉलिटिशियन हो जो शहर में वो यूज़ करता है। शायद ये पब्लिक का क्वेश्चन हो सकता था, इसीलिए शायद उन लोग आया नहीं होगा। प्लस लास्ट मीटिंग में तो उन लोग ने खुद बोला कि एमएलए साहब खुद डिक्लेयर किया कि हम इसको टेकअप करेगा, डोंट वरी, हम गवर्नमेंट से बात करेगा। तो वो तो उल्टा हो गया। अभी उस समय तक तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं था, आपका मिट्टी है नहीं है बोल के, आप राइट नहीं है वो नहीं है बोल के। उस समय मीटिंग किया था उन लोग ये उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेगा बोल के। लेकिन अभी तो उल्टा ही हो गया। तो उल्टा होने का बाद तो आज उनको जवाबदारी था, क्योंकि इतना पब्लिक आया था। तो आज वो क्या जवाब देता है, शायद उसके लिए नहीं आया होगा। मैंने तो उनको बोला, अपील किया है, ये सब तो छोटा मोटा गाली तो होगा ही पब्लिक लाइफ में ना, फिर भी आ जाओ, पब्लिक को क्लियरफाई कर दो ना। और हम लोग हैं, क्योंकि जो भी हो उनको भी इफेक्ट होगा। उनका भी सुना, वो घर कोई है, बिल्डिंग है, उसका भी एलपीसी है। मैं वही बोला, अगर किसी का एलपीसी इनवैलिड है तो आपका नंबर 1 हम ही तोड़वाएगा, हम खुद तोड़ेगा। भाई आप एबव तो लॉ से तो नहीं है, एबव सब लॉ तो इक्वल है। तो इसीलिए मैं वही बोला हूँ, तो क्यों नहीं आया। और वो लोग का मेरा ख्याल, अभी मैं तो वही दावत करूँगा, कोई उन लोग तो, क्योंकि एक जिला ने बोलता है 30% आप लोग को दिला देगा। एक जिला अगर 30% दिला देगा बोलता है ऑफिशियल मैटर को, तो उससे हमको थोड़ा सा लिंक अप करने का मजबूरी हो गया कि कहीं वो लोग तो इन्वॉल्व नहीं है। तो ये मेरा है, शायद उसके लिए भी। और यहाँ तो पब्लिक कितना एग्रीव है, आज कितना ताली बज रहा है। आज कई लोग आए देखे कि बहुत इंटेंस इशू भी है। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरे ओर से कि ऑलरेडी आपने इतना थोड़ा स्टडी किया, आज भी हमने देखा, ड्यूरिंग प्रेस ब्रीफिंग भी हमने देखा। तो एज ए फॉर्मर एमएलए कंसर्न कॉन्स्टिट्यूंसी का आपने कंसर्न मिनिस्टर या फिर सीएम को आपने रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं रखा इसको लेकर, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी बोलने सोचा उसको ऊपर है सर नहीं, इसीलिए मैंने गवर्नमेंट को अवेयर करने के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। गवर्नमेंट को वहाँ मैंने डायरेक्ट बोला कि आपका इसमें थोड़ा सा गलत एक्शन हुआ है। रिटर्न में नहीं दिया, रिटर्न तो पब्लिक का इशू है, क्योंकि एक जगह का नहीं है और एक सिटिंग एमएलए है, फिर मैं वो करेगा तो बाईपास होगा। तो इसीलिए एक मौका देने के लिए उनको भी बुलाया गया, सबको बुलाया गया था। आज मैं खुद पहला साइन मैंने उसको ही किया सर्कुलर में, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रोटोकॉल क्या है। मैं फॉर्मर होने का नाते मैं ऑटोमेटिक सिटिंग वाला को मैं ड्यू रिगार्ड दूंगा। तो पहला मेरा सर्कुलर जो इन्विटेशन था उनका ऊपर में मेरा सिग्नेचर था। मैंने वहाँ बोला भी था, ये पहला साइन है जो हमारा ऑनरेबल को मैं भेज रहा हूँ बोल के। उसका बाद जितना भी फॉर्मर एमएलए मिनिस्टर था, वेली साहब को, डोलो साहब को, सबको मैंने वो किया। लेकिन वो आना चाहिए, नहीं आने का कारण तो मैं नहीं बता पाऊँगा। एक ने तो लिखा है कि कोई उनका रिलेटिव मरा है इसलिए वो जा रहा बोला, तो वो भी सही हो सकता है। बाकी क्यों नहीं आया वो तो मैं तो मालूम नहीं है इतना, अभी नहीं आया वो तो यही चेहरा देखा। अदरवाइज इतना आदमी आया, आ भी गया भी था होगा कोई, इतना आदमी भीड़ भाड़ में ना। ये मैं स्पेकुलेशन नहीं करूँगा कि नहीं आया क्यों आया बोल के ना। लेकिन एक जब चेयर में होता है तो रिस्पॉन्सिबल तो होता है, वो भी हमारा एक दूसरा का नहीं, गवर्नमेंट का सिस्टम का साथ, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का साथ ये खिलवाड़ हुआ, इसलिए उन लोग रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। दे शुड हैव जॉइन इन दिस मीटिंग टू एक्सप्रेस अपना व्यू जो है। और एक सिटिंग और रूलिंग एमएलए रूलिंग पार्टी का है, दे हैव मोर वेटेज देन अस। वो लेकिन दुख का बात है कि वो लोग नहीं आया, पब्लिक भी शायद दुख हुआ होगा। एनीवे हम अभी फिर नेक्स्ट स्टेप लेंगे शायद।